नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं एक हिस्टोरिकल फिल्म की जिसका नाम है अल्फा, जो कि एक्चुअली में एक पाकिस्तानी फिल्म है। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म भारत में रिलीज हुई है। 100 करोड़ का बजट है इस फिल्म का और भारत में एक पाकिस्तानी फिल्म ने तकरीबन 60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो निसंदेह ये जो पिक्चर है ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है। हिस्ट्री बना दी है इस पिक्चर ने और रिलीज होते से धुरंधर के सारे रिकॉर्ड जो हैं इस फिल्म ने तोड़ दिए हैं। ऐसा मानना है उन लोगों का जो कि धुरंधर को तो प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, वो धुरंधर जो कि एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन डिटेल के साथ आपके सामने रखती है। और ना सिर्फ आदित्य धर की पीक डिटेलिंग बल्कि इस फिल्म की जो कास्टिंग थी, चाहे वो लीड कास्टिंग हो, चाहे वो छोटे से छोटे कैरेक्टर की कास्टिंग हो, जैसे कि हम शोले पिक्चर को याद करते हैं, चाहे वो वीरू हो, जय हो, गब्बर हो, ठाकुर हो, बसंती हो, राधा हो यानी कि जया बच्चन, ये लीड फेस थे। लेकिन इनके साथ साथ जो छोटे छोटे कैरेक्टर, चाहे वो बसंती की मौसी हो, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर हो, चाहे वो जेल में काम करने वाला जो हरिराम जो नाई था वो हो, चाहे सांबा हो, चाहे कालिया हो, इनफैक्ट बसंती की जो घोड़ी थी यानी कि धन्नो और सूरमा भोपाली। कहने का मतलब यह है मेरा कि शोले जैसी फिल्म जिसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कि फिल्म कैसी होनी चाहिए, बड़े से बड़ा कैरेक्टर से लेकर छोटे से छोटा जो कैरेक्टर होता है ना, वो भी लोगों के जहन में आज तक तरोताजा है। और उस बेंचमार्क को जबरदस्त तरीके से टक्कर दिया धुरंधर ने, जिसमें लीड कास्ट से लेकर के छोटे से छोटा कैरेक्टर, इनफैक्ट वो लुल्ली डकैत कहें या फिर वो ड्राइवर जो कि संजय दत्त को उड़ा देता है, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कैरेक्टर्स का जो इंपैक्ट है वो लोगों के जहन में आज तक तरोताजा है। लेकिन इतनी जबरदस्त फिल्म को अप्रिशिएट करने के बजाय कुछ लोगों ने तो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल दिया था। और वो लोग जो कि धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, वो अल्फा नाम की पाकिस्तानी पिक्चर की शान में कसीदे कर रहे हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड जिसे आन का ना गान का ज्ञान देता है ब्रह्मांड का, वो तो धुरंधर के पीछे पड़ गया था। और धुरंधर को नीचा दिखाने के लिए, आदित्य धर को नीचा दिखाने के लिए भैया अल्फा नाम की पिक्चर की तारीफ कर रहा है। और ये सब देख करके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड जो खुद को एडुकेटर बोलता है, ज्ञानी बोलता है, एक्चुअली में उसे झाड़ बराबर भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उसे थोड़ा सा भी सिनेमेटिक ज्ञान होता तो वो पहली फुर्सत में समझ जाता कि अल्फा कोई पिक्चर है ही नहीं, ये तो आई थिंक 8 से 10 हॉलीवुड फिल्मों की खिचड़ी है। और अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने सारी चीजें रखूं तो सबसे पहले आपके सामने मेंशन करना चाहूंगा एमसीयू की फिल्मों को, खासतौर पर कैप्टन अमेरिका। आपको सबको पता है कि कैप्टन अमेरिका क्या था, दुबला पतला मरघिल्ला, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंट के तहत कैप्टन अमेरिका जो है उसे सुपर सोल्जर बना दिया जाता है। और ना सिर्फ कैप्टन अमेरिका बल्कि उसका जिगरी दोस्त खासम खास बकी बांस, वो भी सुपर सोल्जर बन जाता है। फिर कैसे इन सुपर सोल्जर्स को ब्रेन वॉश करके अपनी जो टारगेट किलिंग है वो करवाई जाती है, ये चीजें आपने देखी हैं कैप्टन अमेरिका में। फिर आपने एमसीयू की वो देखी ब्लैक विडो, और उसके पहले आपने देखी थी लोगन लोहार यानी कि हमारा प्यारा वुल्वरीन, जिसकी कुछ शक्तियों को एनहेंस करने के लिए उसे भी सुपर सोल्जर टाइप का कुछ सीरम दिया जाता है, जिसकी बदौलत हमारा जो लोगन है वो लोगन लोहार बन जाता है और उसकी उंगलियों के बीच में से स्टील के खंजर निकलने लगते हैं। और फिर वो एक डायलॉग देता है कि वो क्या डराएंगे मुझे वक्त के मंजर से, मैं तो गांड भी खो जाता हूं खंजर से। और आप मजे की बात देखिए कि लोगन लोहार के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसकी बॉडी में अलग टाइप का सीरम ठूसा जाता है जिसकी वजह से उसकी हाथों से वो खंजर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यशराज फिल्म्स जिन्होंने की वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स बनाया है और जिसमें कि सारे जासूस हैं, कोई भी कैप्टन अमेरिका जैसा या वुल्वरीन जैसा सुपर हीरो नहीं है, जिसमें कोई सुपर नेचुरल ताकतें भी नहीं है। यहाँ सारे के सारे जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो टाइगर यानी कि अविनाश सिंह राठौर उर्फ वाईआरएफ का फाउंडिंग मेंबर, या फिर पठान हो जिसे बचाने के लिए अविनाश यानी कि टाइगर आता है पठान पिक्चर में। उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्फा को बचाने के लिए कबीर आता है, तो टेम्पलेट वही है। खैर हम टेम्पलेट की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सुपर पावर्स की। तो स्पाई यूनिवर्स तो भाई जासूसी का यूनिवर्स है ना, इसमें कोई सुपरमैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज या कैप्टन अमेरिका या वुल्वरीन या ऐसे तो कोई भी लोग नहीं है। लेकिन ये कबीर जो कि सामान्य सा ह्यूमन बीइंग है, बट इसकी उंगलियों के बीच में से लोगन लोहार की तरह कुछ स्टील की चीजें निकलती हैं। वो स्टील की चीजें नहीं है, एक्चुअली में पीतल की गोलियां हैं। कहने का मतलब यह है मेरा कि जो ताकत हासिल करने के लिए लोगन लोहार को एक अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ऐसी किसी भी प्रोसेस से बगैर गुजरे ये जो कबीर है ये उंगलियों के बीच में से गोलियां निकालता है और घूम घाम करके वो जो मिथुन दा की आपने पिक्चर देखी होगी, वैसे मिथुन दा की इस पिक्चर से मुझे याद आया कि सिर्फ एमसीयू की फिल्में ही नहीं, ये यशराज फिल्म वालों ने तो बॉलीवुड की कुछ जो बी ग्रेड फिल्में हैं इन्हें भी इस्तेमाल कर लिया है, या फिर उन फिल्मों से कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो चोरी करके अपनी फिल्में चिपका लिया है। जैसे कि मिथुन दा अपनी एक पिक्चर में
साइकिल की आड़ लेकर के दुश्मनों पर गोलियां चलाते हैं। अब दुश्मन की जो गोलियां हैं वो साइकिल को पार नहीं कर पाती है, मिथुन दा को एक भी गोली नहीं लग पाती है। लेकिन वही मिथुन दा देखते हैं उत्तर को, गोली चलाते हैं दक्षिण को, लेकिन गोली जो है वो टारगेट पर जाकर के लग जाती है। उसी तरह से यहां पर जो कबीर है वो हवा में उड़ रहा है, किधर देख रहा है, किधर गोली चला रहा है, वो भी बंदूक से नहीं, अपने हाथों से। लेकिन सामने जो कमांडोज हैं जो कि हेलमेट पहन करके आए हैं, आर्म गार्ड है, लेग गार्ड है, नी गार्ड है और चेस्ट पर भी एक जैकेट वगैरह सब कुछ पहनी है, इसके बावजूद ये जो कमांडो है ये बच नहीं पाते हैं। लेकिन यही कमांडो जब टारगेट सेट करके ऋतिक पर गोली मारते हैं तो बिल्कुल मिथुन दा की अंदाज में, ओए तेरी गोली मुझे लग नहीं सकती, ये देख इधर से निकली, ये निकली, ये निकली, अरे तुम्हारी गोली मुझे छू नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें देखे बगैर कहीं से कहीं भी गोली मार दूंगा, मेरी गोली लक्ष्य को भेद देगी, कोई शक। अब यहां पर देखा जाए तो शक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बचपन से हम लोग मिथुन दा को ऐसी हरकतें करते हुए देख करके बड़े हुए हैं। वही हरकतें वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स वाले भी करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। खैर, इन सारी बातों को साइड में करके अगर हम सिर्फ फिल्म की बात करें, फिल्म अच्छी है या बुरी है, तो भैया मेरा सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि बहुत ही बकवास टाइप की, क्रिंज टाइप की पिक्चर है, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको थिएटर से बाहर आने के बाद याद भी रह सके। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया है धुरंधर का, शोले का, उस फिल्म की स्टोरी लाइन या उस फिल्म के जो कैरेक्टर्स है वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, ऐसा कुछ भी आपको ये जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है इसकी किसी भी फिल्म में आपको ये चीज ढूंढने से नहीं मिली है। इनफैक्ट इस फिल्म में तो कहीं कीट कहीं का रोड़ा, ये अल्फा नाम का कुनबा जोड़ा वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को शुरू से फॉलो करा है तो आपको याद होगा टाइगर 3, जिसमें कि इमरान हाशमी जो है वो कटरीना कैफ यानी कि जोया उसे बचपन से पालता है, बड़ा करता है, फिर उसके थ्रू अपनी जो टारगेट किलिंग है उन्हें अंजाम देता है। वही वाला फंडा आपको यहां पर देखने को मिलता है। फर्क बस इतना है कि वहां पर इमरान हाशमी था और कटरीना थी, यहां पर वही रोल जो है वो बॉबी देओल और ये आलिया भट्ट प्ले कर रहे हैं। और बॉबी देओल जो कि खुद को देशभक्त बोलता है, लेकिन हमने भी देखा है स्पाई यूनिवर्स में, चाहे वो पठान हो या पठान से पहले हमने देखी थी वॉर पिक्चर, जिसमें कि ऋतिक और टाइगर श्रॉफ थे, जिसमें कि टाइगर श्रॉफ बहुत बड़ा देशभक्त होने का दिखावा करता है, लेकिन हकीकत क्या थी ये आपने देखा है। कहने का मतलब यह है मेरा कि वो सारी चीजें जो कि आपने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म में देखी है, जो टेम्पलेट आपने देखा है वही टेम्पलेट आपको यहां पर भी देखने को मिलता है। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट ये है कि भैया इंडियन आर्मी का एक जो जवान है वो गद्दार बन जाता है, फिर वो आतंकवादियों का साथ देता है। वैसे यही चीज जो है वो आपने फराह खान की मैं हूं ना में भी देखी थी, लेकिन कुछ लोग यानी कि जर्मन शेफर्ड के अकॉर्डिंग भैया इस तरह की फिल्म भारत में कभी नहीं बनी है। जबकि हकीकत यह है कि चाहे वो मैं हूं ना हो या फिर वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की कोई सी भी पिक्चर, हर पिक्चर में विलन जो होता है वो इंडियन आर्मी का जवान ही बताया जाता है। और ये पिक्चर यानी कि अल्फा, ये तो इंडियन आर्मी को इतनी बुरी तरह से पोर्ट्रे करती है कि इस फिल्म के ऊपर तो केस हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि पाकिस्तान से आया हुआ एक जासूस जो है वो पूरी हमारी इंडियन आर्मी को, हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है सबको भाई साहब चूतिया बना देता है। और पाकिस्तान से आया हुआ खतनाधारी जासूस जो है वो खुद को फतेह सिंह बोल करके इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म ने कितना बड़ा चूतियापा दिखाया है। वो पाकिस्तानी खतनाधारी जो भाई साहब मुस्लिम है, लेकिन वही खतनाधारी जो है वो खुद को सिख के तौर पर पोर्ट्रे करता है। और हमारी आर्मी में जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है जिसमें मेडिकल टेस्ट भी होता है, लेकिन भाई साहब ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। आराम से ये जो बॉबी देओल है ये इंडियन आर्मी में घुस जाता है, फिर धीरे धीरे रैंक बढ़ती जाती है, खुद को प्रूव करता है। और मजे की बात देखिए कि इस पिक्चर में एक सीन है जहां पर कि आलिया भट्ट जो है वो अपने छोटे से दड़बे में बैठी है और तमाम लैपटॉप, पीसी, पता नहीं कहां से उसको इंटरनेट भी मिल रहा है, वो अनिल कपूर की लोकेशन को ट्रैक करती रहती है। लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसमें ये तो दिखाया है कि आलिया भट्ट बैठे बैठे पूरी दुनिया में अनिल कपूर कब कब कहां कहां गया, किससे बात करा, किससे बात नहीं कर रहा है, सारी चीजों का डेटा निकाल लेती है। लेकिन उसी फिल्म में कोई भी इंडियन इंटेलिजेंस का जो आदमी है वो बॉबी देओल का पास्ट जो है उसे ट्रैक नहीं कर पाता है। बॉबी देओल कहां किससे बात कर रहा है, भैया इसकी भी तो इंफॉर्मेशन मिली होगी ना, क्योंकि जैसे आलिया भट्ट को अनिल कपूर की लोकेशन, वो कौन सी फ्लाइट से कब जाता है, किससे बात करता है, हर एक चीज मिल जाती है। लेकिन उसी पिक्चर में बॉबी देओल का जो पास्ट है वो कोई भी पता नहीं कर पाता। इनफैक्ट बॉबी देओल जो कि खतनाधारी है लेकिन सिख बनकर के घूम रहा है, तो भाई साहब आप समझ सकते हैं कि पिक्चर के जो राइटर्स हैं उन्होंने कौन सा वाला गांजा फूंक करके इसकी कहानी लिखी है। तमाम बातों को निचोड़ यह है कि ये जो पिक्चर है अल्फा नाम की, इतनी क्रिंज पिक्चर है कि पूछिए मत। और इसमें जो लीड रोल प्ले कर रही है वो प्ले कर रही है आलिया भट्ट। वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, कितनी अच्छी एक्ट्रेस नहीं है ये तो हमने ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी देख रखा है मित्रों। शिवा 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 शिवा, हाँ, एक वो खुशी कपूर की गर्दन और वो ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट, दोनों एक ही जैसी हैं। और ऐसी नल्ली नूबड़ी जो है इसे भाई साहब कमांडो बना दिया गया है। और मजे की बात देखिए भाई साहब, पिक्चर का क्लाइमेक्स है, भारी बारिश हो रही है, आलिया भट्ट और
बॉबी देओल, इन्हें इंजरी हो चुकी है, लेकिन किसी के बॉडी से खून का एक जो कतरा है वो नीचे नहीं गिर रहा है। मुझे लग रहा है काफी चिपकने वाला खून लगाया होगा नाक पर, सर पर या मुंह पर, जो कि इतनी घनघोर बारिश में भी बहने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्या डिटेलिंग है, क्या स्क्रिप्टिंग है, क्या एग्जीक्यूशन है। एक नंबर की नल्ली थर्ड क्लास पिक्चर है। और इस पिक्चर में आपको ऋतिक रोशन भी दिखाई देते हैं। वो ऋतिक रोशन जो कि वॉर 2 को नहीं बचा पाए, वही ऋतिक रोशन जो है वो आलिया और सरवरी को बचाते हैं। वो आलिया और सरवरी जो कि दुश्मनों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहन करके भागती है, लेकिन नदी आ जाती है तो कपड़े उतार करके बिकनी बेब वाले अंदाज में आना पड़ता है। और हीरोइन को बिकनी में लाना तो भैया वाईआरएफ वालों का परम कर्तव्य है ना, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो कियारा हो या वानी कपूर हो, इन सबको बिकनी में आपने ठुमके लगवाए हैं। तो आलिया और सरवरी की जो बिकनी बॉडी है वो भी आपको दिखाई जाए, ये होना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी। और मजे की बात देखिए कि आलिया और सरवरी जो है वो भागे जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि वो कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। दूर दूर तक कहीं कोई लाइट का खंबा भी नहीं है, लेकिन वहां पर उन्हें प्रॉपर नेटवर्क मिल रहा है। और ऋतिक रोशन पता नहीं कहां पहाड़ पर बैठा हुआ है, वहां दूर दूर तक कोई भी खंबा, कोई भी मोबाइल टावर कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई साहब इन लोगों को हर चीज पहले से पहले पता चल जाती है, सिग्नल भी मिल जाते हैं, ट्रैक भी कर लेते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये चीजें आप स्पाई यूनिवर्स की किसी फिल्म में पहली बार देख रहे हैं। ये चीजें आपको हर फिल्म में देखने को मिलती हैं। हर फिल्म में, चाहे वो दीपिका हो, कटरीना हो, कियारा हो, वो बिकनी में आती ही आती है। टाइगर को बचाने के लिए पठान आता है, पठान को बचाने के लिए टाइगर आता है, या अल्फा को बचाने के लिए कबीर आ चुका है। यही पैटर्न हर पिक्चर में रिपीट होता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ एक्सपर्ट जो है वो कुकुरमुत्ते की तरह उग करके आते हैं और कहते हैं अरे इंडिया में पहली बार ये पिक्चर बनी है, धुरंधर से लाख गुना बेटर है। अरे भाई साहब, धुरंधर के पैर की धूल भी नहीं है ये अल्फा। यहाँ पर कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई परफेक्शन नहीं है, बस सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर कुछ भी चूतियापा चिपकाया जा रहा है। एक जो जासूस है उसका जो स्ट्रगल होता है, जो हमने वहां देखा उसमें धुरंधर में, हमजा यानी कि हमारा जस्सी, उसे हमजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे सर्वाइव करना पड़ता है, कैसे वो गैंग में घुसने के लिए भी उसे 1-2 साल का इंतजार लगता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का जासूस आते से ही भारत की सेना में घुस जाता है, बगैर कोई वेरिफिकेशन के, बगैर बैकग्राउंड चेक के। कितनी आराम से भाई साहब पाकिस्तानी जासूस है वो भारतीय सेना में घुस जाता है, और आराम से भारत की सेना क्या कर रही है, कहां क्या पोस्ट है, सारी चीजें पाकिस्तान जा रही हैं। लेकिन भारतीय सेना के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यहाँ पर भारतीय सेना के चीफ बने हैं या फिर रॉ के चीफ बने हैं अनिल कपूर साहब। वो एक नंबर का नोबड़ापंथी, खेबड़ापंथी वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनकी नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्हें घंटा कुछ भी पता नहीं है। और ऐसी पिक्चर जो है उसे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि ये इतनी क्रिंज और बकवास पिक्चर है जो सिर्फ उन लोगों को पसंद आएगी जो कि भारत की सेना और भारत से नफरत करते हैं। क्योंकि इस फिल्म में भारतीय सेना को बहुत ही दोयम दर्जे का दिखाया गया है कि कोई भी पाकिस्तानी उठ करके आता है और आराम से भारतीय सेना में एंट्री पा लेता है। ये पिक्चर एक्चुअली में भारतीय सेना को बुरी तरह से जलील करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है, ये मेरा मानना है। तो ये जो अल्फा नाम की पिक्चर है ये आपको कचरे का डब्बा लगेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अल्फा नाम का जो चूतियापा है ये पसंद आ रहा है। तो भैया 21 तोपों की सलामी उन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए जो इस पिक्चर को धुरंधर से बेहतर मान रहे हैं। खैर ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।